चलिए बैठे। तो डिस्कस किया था हमने किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। हमने बोला था एनर्जी आपके पास क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, क्या आपके पास सलाहियत है काम करने की, इफ़ यू हैव देन यू हैव एनर्जी, अगर नहीं तो आपके पास नहीं है। तो हमने बोला डिफरेंट काइंड्स की एनर्जी है, मैकेनिकल, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, जियोथर्मल, बहुत सारी एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, जिस तरह हीट एनर्जी जिस तरह आप यूज़ कर रहे हो अभी। ठीक है, तो हमने बोला था कि हमें यहाँ डिस्कस करना किसके बारे में, मैकेनिकल एनर्जी, जो चैप्टर आपका यहाँ पे रिलेटेड है। हमने बोला मैकेनिकल एनर्जी इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट इज पोजिशन या कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहा जाता है, एंड मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इसके पास भी एनर्जी है। अगर कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस किसी पोजीशन पे है, लाइकवाइज ग्राउंड से मैं किसी हाइट पे हूँ, ठीक है, या दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, ऑब्वियसली अगर पहली मंजिल से कोई गिरेगा डैमेज कम होगा, अगर मैं किसी ब्लॉक को दूसरी मंजिल से छोड़ूंगा डैमेज ज़्यादा, क्योंकि उधर एनर्जी क्या थी सर, ज़्यादा एनर्जी से टकराएगा तो डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दो काइंड की आपके पास यहाँ पे एनर्जी है, दोनों आती है किस में सर, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैंने बता दिया था स्प्रिंग में जिस तरह होती है, एक टाइप की एनर्जी जो कि पोजीशन की वजह से, स्प्रिंग पहले इस पोजीशन पे थी, फिर मैंने आपको क्या किया, आपने इसको इलोंगेट किया, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे अगर मैं रिलीज कर दूं खुद ब खुद स्प्रिंग आएगी वापस। अब ये एनर्जी खुद ब खुद नहीं आएगी ना, या आपने जो वर्क किया ना, ये जो वर्क किया स्ट्रेच करने में, वही वर्क कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में, जो कि स्टोर होता है स्प्रिंग में एज पोटेंशियल एनर्जी। और ये खास नाम है इस पोटेंशियल एनर्जी को, जो मैंने परसों बोला था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम अलग अलग से इनको यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहली हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो K से मैं डिनोट करूंगा काइनेटिक एनर्जी को। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी by a body by virtue of its, शाबाश, किसकी वजह से, मोशन। कोई बोलेगा स्पीड, हाँ स्पीड मोशन रिलेटेड है, या कितनी आपको वर्क डन करनी पड़ेगी ताकि बॉडी को एक स्पीड से दूसरी स्पीड तक रेस करने में, मतलब कि स्पीड को रेस करने में आपके पास कितनी अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगी, वही आपके पास एज स्टोर होगी किस एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी। सपोज मैं रेस्ट में हूं, आप ज्यादा मुझ पे वर्क करोगे तो ज्यादा मुझे क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, बात है मेरे साथ। सपोज मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ध्यान रख लीजिए, या आपके पास यहाँ पे बॉडी है, इसका मास m है, ठीक है, और इसकी स्पीड मान लीजिए v है। तब जो एक काइनेटिक एनर्जी इसमें जो स्टोर होगी, जो कि हम k से डिनोट करते हैं, वी डिनोट ये किससे, k से, और किसके बराबर होता है सर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का, अगर आपको स्पीड मालूम है तो आप काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें, दैट वी कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम, बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क एनर्जी को आप रिलेट कर सकते हैं, जो कि इसी के साथ रिलेटेड है। ये क्या कहता है हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, ध्यान रख लीजिए, ये कोई बॉडी आपके पास है, ठीक, इसका कुछ मास है, इसकी कुछ इनिशियल स्पीड है, ये जीरो भी हो सकती है, कुछ हो सकती है, ठीक है ना, इनिशियल स्पीड। अगर इसकी इनिशियल स्पीड है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलेगा कोई कितनी होगी, हाफ ऑफ mu स्क्वायर। फिर आपने इस पे फोर्स दिया, ठीक है, फोर्स दिया तो डिस्प्लेस होगा, फोर्स दिया तो डिस्प्लेस होगा। हाँ, अगर इतना सफिशिएंट है कि ये डिस्प्लेस होगा, तो मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ हो गई प्रोड्यूस, वो मान लीजिए एस आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और ये बॉडी कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंची, यही बॉडी सेम, और इसने कुछ स्पीड अटेन की होगी, हाँ इसने स्पीड कुछ अटेन की होगी, फाइनली v, इनिशियली क्या थी u, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बोलेगा कोई हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी, हाफ ऑफ mu स्क्वायर, और फाइनली कितनी थी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर के बराबर आ जाएगा।
मैंने बोला अगर कोई बॉडी है जिसका कुछ मास है, मान लीजिए m, लाइकवाइज मी, ठीक है, तो इनिशियल मेरे पास स्पीड है, मैं कुछ स्पीड से चल रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ, तो कितनी होगी वो, हाफ ऑफ m u स्क्वायर, u है इनिशियल स्पीड। अब किसी ने मुझे धक्का दिया अचानक, तो धक्का इतना था कि मेरी स्पीड क्या होगी सर, इंक्रीज, और धक्का देने से क्या हो गया, मैं डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, सो डिस्प्लेस हो गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट s, और मेरे पास फाइनली अब स्पीड कितनी आई, v। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अब इनिशियली या तो पहले मूव कर रहे थे या तो रेस्ट पे हो सकते, सपोज मैं रेस्ट पे हूं, ये है ना फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ये मैंने बोला ना, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, मास ऑफ बॉडी और स्पीड कितनी है। अगर इनिशियल स्पीड u है तो क्या आएगा, हाफ ऑफ mu स्क्वायर। अगर फाइनल स्पीड v है तो क्या आएगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ध्यान थे। अब देखो मैंने बोला अगर मैं रेस्ट पे हूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि u आज ना 0, इनिशियली मैं रेस्ट पे हूं तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी सर, 0। अब फोर्स दोगे तो फाइनली कुछ स्पीड आएगी, तो फाइनली कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। मगर जरूरी नहीं है कि बॉडी कहां पे हो सर, यहां पे रेस्ट पे है, फिर हम स्पेशल केस लेंगे इसका। अब मुझे बता दो, जितना आप वर्क, आपने फोर्स दिया, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क क्या हो गया आपके पास ज्यादा। जितना ज्यादा वर्क करोगे, मतलब जितना ज्यादा फोर्स दोगे उतना ज्यादा वर्क ज्यादा होगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या होगी सर, ज्यादा। यही कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि आपके पास वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, जो भी फोर्स यहाँ अप्लाई करोगे आप, मैंने रखा वो फोर्स कितना, F, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स, इट्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना बॉडी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर, ज्यादा, उतना ही आपने वर्क क्या किया होगा सर, ज्यादा। मीन्स हाँ ऑब्वियसली आपके पास काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो जाएगी अगर आप वर्क कर लोगे। इनिशियली बॉडी की कुछ थी, मान लीजिए 10 जूल, और फाइनली आपके पास 50 जूल, 80 जूल, 100 जूल, ठीक है, तो इंक्रीज हुई। हाँ फॉर्मूला तो है हमेशा निकालने के लिए, हाफ ऑफ m स्पीड स्क्वायर, m इज द मास, u इज द स्पीड। काइनेटिक एनर्जी, किसी बॉडी मोशन में जब बॉडी होगी उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो स्पीड की वजह से कुछ एनर्जी होगी। मैं आपको ऐसे समझा दो, मैं चल रहा हूँ, चल या ट्रक कोई चल रही है, ट्रक चल रही है और दीवार के साथ उसने टकराया, तो उसमें डैमेज होगा कुछ, हाँ गैस ना, लाइट फटे, बॉडी गैस डेंट, या दीवार पे वॉइस। अब वो कैसे हुआ, क्योंकि आपके पास ये जो बॉडी चल रही थी ना, इसके पास कुछ एनर्जी थी इस मोशन की वजह से। जितनी तेज ट्रक जाएगी उतना डैमेज क्या होगा सर, ज्यादा। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो कि जितनी तेज आएगी इसके पास एक किस्म की एनर्जी है जो कि ज्यादा होगी, और वो किस्म की एनर्जी को हम क्या कहते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और ये कितना आपके पास वर्क करना पड़ेगा, ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, शाबाश, वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स, जितने भी किस्म के फोर्स आप अप्लाई करो ऑन ए सिस्टम या बॉडी लिखो आप, इज इक्वल टू change in its kinetic energy। ठीक है, जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज ज्यादा होगी उतनी आपने वर्क डन क्या की होगी सर, ज्यादा। अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चेंज करनी है तो वर्क ज्यादा करो, मतलब फोर्स ज्यादा दो, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज ज्यादा होगी, ठीक है। तो दैट इज, इसका कहने का गर्ज ये था, दैट इज वर्क डन, वर्क जो होता है बराबर इट्स इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, बात आई समझ, क्लियर। अच्छा, तो चेंज, अगर आपसे मैं कह दूं एक बॉडी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, या इनिशियल स्पीड इतनी थी, मास इतना था, फाइनल स्पीड इतनी है और मास इतना है, तो बता दो वर्क डन कितना किया आपने। तो बोलोगे काइनेटिक एनर्जी निकालो इनिशियल और फाइनल, उन दोनों को डिफरेंस कर दो, आपके पास वर्क डन निकलता जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको प्रूव करना होगा, कैसे करते हैं, देखिए सिंपल प्रूफ है, प्रूफ
प्रूफ इसका कुछ ऐसा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? देखिए ध्यान रख लीजिए। देखिए हमें मालूम है कि आपके पास वर्क जो होता है बराबर, वो किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क होता है, पता है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल क्या है? नेगेटिव। अगर 90 डिग्री पे तो कितना होगा? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होगा तो वर्क कितना होगा? 0। शाबाश, ठीक है। परसों समझा दिया था ना कि अगर आपके पास ये दोनों 90 डिग्री पे तो 0 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है, इनिशियली इसकी स्पीड कितनी थी? ये बॉडी है, इसका मास m, इनिशियल स्पीड कितनी? u, डिस्प्लेस हो गया s, यही बॉडी है, फाइनल स्पीड v, जब आपने फोर्स F दिया, ठीक है। अब आपको मालूम है फोर्स किसके बराबर होता है सर? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालें? देखिए ध्यान रख लीजिए, आपको मालूम है ना, ध्यान रख लीजिए। तो वर्क लिखोगे आप ma इंटू एस, ठीक है। अच्छा आल्सो आपको ये मालूम है ना, आल्सो क्या मालूम है सर? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इट इज टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें मैं टाइम आ रहा है। पहले दिखाया ना वहाँ, ये जो फोर्स किसी बॉडी पे डाल रखो, इनिशियल वेलोसिटी पे, फिर उसके ये कौन सा? मतलब ना ये वाला, ये जो आपने बनाया। अच्छा ये मैंने बोला कोई बॉडी है, इसका मास m है, लाइकवाइज मी, इनिशियल स्पीड मेरे पास कुछ है, ठीक है, या तो 0 या तो कुछ है। तो फोर्स दिया पीछे से, अब डिस्प्लेस हो जाऊंगा और फाइनली मेरे पास स्पीड कितनी आएगी? v। ये फाइनली स्पीड है, फाइनल स्पीड, ये इनिशियल स्पीड है। ये तो पहले पढ़ा है हमने, u होता है इनिशियल। आपने इससे पहले बताया ना वहाँ जहाँ पे हमने वही है। हाँ क्या बोला? वो फिर से आपने यही बताया। हाँ ये मैंने फिर से बनाया, यहाँ प्रूफ एग्जैक्टली, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। तो a का वैल्यू क्या आने वाला है? एक्सेलरेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड क्या होगा? 2s होगा ना। ये मैंने a का वैल्यू इधर निकाला, a का वैल्यू आएगा v स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड होगा और s भी डिवाइड। डालो इसमें, डाला तो वर्क क्या आ जाएगा? बोलो, वर्क आ जाएगा m a के बदले क्या डालेंगे? v स्क्वायर माइनस u डिवाइड बाई 2 इंटू एस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में s और s क्या होगा? कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा, देखिए ध्यान रख लीजिए, हाफ ऑफ m, यहाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देखिए हाफ ऑफ मतलब 1/2 है ना सर, हाफ ऑफ मतलब डिवीजन में 2 है और m है, और यहाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर आएगा ना। What is this thing? Final kinetic energy. What is this thing? Initial kinetic energy. What is this thing? Change in kinetic energy. वही तो कहता है ना। समझाइए कौन सा वाला? वो फिर वहाँ से कहाँ बताओ, शाबाश। वर्क इज इक्वल टू मास। देखिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, पता है ना हमें। अगर सेम डायरेक्शन में देखो, फोर्स मैंने उधर से दिया, डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हमें मालूम है फोर्स का था बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, डाला इधर फोर्स के मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है, क्योंकि मुझे मत मालूम है एक्सेलरेशन। वो कैसे? हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये पता है ना हमें इक्वेशन। अब मैं यहाँ a का वैल्यू, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना ये, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s से डिवाइड किया, तो शू ये है ना 2as है बराबर हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब 2s से डिवाइड करो तो a का वैल्यू आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। यू है त्रोम ये a की वैल्यू यथ मज वापस वर्क का थी बराबर थे m इंटू a के बदले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s और इंटू s अपना है, s और s कैंसिल। आदि बच्चों m/2 मतलब m/2 या 1/2 m, ठीक है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब 1/2 m से मल्टीप्लाई 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ डालो ना एक का वाले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। हाँ तभी तो रिलेट कर सकते हो, हमें कौन ये पैरामीटर्स को रिलेट करवाता है? इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो वही तो है हमें यूज करवाता है। तो हम एक्सेलरेशन को कैसे फिर निकाले यहाँ पे, ठीक है। फोर्स तो अननोन है हमारे पास, यहाँ पे एफ बाई हम लिखते, देखो आपको मालूम है ना फोर्स बराबर का मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स बटा मास, मगर मिश ना फोर्स अननोन। मुझे क्या पता है? फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, मास ऑफ द बॉडी और वर्क निकालना है। देखिए मेरे पास यहाँ फोर्स नहीं आया इसमें, ना तो मेरे पास यहाँ एक्सेलरेशन आई,
मेरे पास फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड मालूम है और आपके पास यहाँ पे वर्क निकालनी है, वो हमने इस तरीके से निकाला। ठीक छा का अच्छा समझ तरह क्लियर छा वर्ता है कन्फ्यूजन मश ठीक छा आपको कन्फ्यूजन है आपको आया समझ क्या बात है अच्छा आपको आया ये समझ आया समझ क्या हुआ समझ शाबाश का था वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होना वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है शाबाश मुकद्दस बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है हमें शाबाश आप बताओ जो सारी बॉडीज का वर्क डन होता है आप बोलो work done by all the forces on a body is equal to change in the kinetic energy। जब हम फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, जितना हम ज़्यादा फोर्स देते हैं उतना ज़्यादा काइनेटिक। शाबाश मतलब इसने कहा कि जो मेजर ऑफ वर्क डन अब होगा वो कैसे हम कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ठीक है अच्छा ये हमने प्रूव भी किया आपने यहाँ पे कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कि आपके पास कि वर्क हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, जितना बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी चेंज उतनी वर्क डन आपने ज़्यादा की होगी। ठीक है अब हम इस चीज़ को समझेंगे आगे नई टाइप की एनर्जी आ जाएगी जो आपको मालूम है दैट वी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उससे जाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ फोर्स। दो काइंड के फोर्स हमारे पास है, एक है ऑन द बेस ऑफ दिस कंजर्वेटिव फोर्स, ये पढ़ा था हमने पढ़ा था हाँ और ना ये कहाँ पे आ रहा है पढ़ा था कहाँ पे इसी में कि किस हाँ शाबाश तो किसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स बोलो मुकद्दस ये मत बोल हाँ अच्छा ठीक एब्सेंट थे ना ठीक है एब्सेंट थे ना नोट्स दिखाए थे मैंने पढ़ाया था ये सारी चीज़ें वीडियो भी तब था और मैं प्रेजेंट भी था मुझसे पूछ ले सकते गलती आपकी है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अब कौन कौन आया था चले मैं रिपीट कर देता हूँ कोई मसला नहीं मैं रिपीट कर देता हूँ लेकिन मुझे बता दीजिए किसी को अगर मालूम है वो बता सकता है वेदर सही हो या गलत शब्द मगर मतलब ये कहना गलत है लेकिन मैं कह रहा हूँ अब मन में बात आई दो है बेमार सब कर शू मगर है ना वन से शाबाश क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स ताप दो है खासन कुछ ना कुछ बराबरी लाई इसने ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव क्या वर्क शाबाश चलो इसने तो इसके लिए तालियां जोरा। सो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स हमारे पास होता है पढ़ा था हमने वर्क डन बाय फोर्स ये होगा इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जहां पे वर्क डन होगा ना फोर्स की वजह से वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ये मान लीजिए ऐसी बात है सपोज आपके पास क्या है एक बॉडी है मान लीजिए इसका कुछ मास है m आपको कुछ हाइट तक इसको लाना है यहाँ पे ठीक है। अब आप क्या कर लोगे आप यहां से लेकर इधर से यहां पे लाओ आप स्ट्रेट पाथ से जाओ आप ऐसा करके जाओ यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहने वाली वो h सपोज फोर्स इस पे कौन सा आने वाला है नीचे mg है ना सर जरा बताएगा कोई वर्क कितना होगा आप बोलोगे वर्क जो होगा फोर्स दैट इज mg और डिस्प्लेसमेंट h तो ये नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली क्यों क्योंकि आपको मालूम है फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर मगर चाहे किसी भी पास से जाओ आप स्टिल कहोगे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h
तो आपके पास क्या ये पाथ पे डिपेंड करता है? नहीं। और कौन सा फोर्स नीचे से आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स आपके पास है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। सो वर्क, तो मैं कहूंगा अगर मुझे यहां से यहां की तरफ जाना है, या ऐसे जाना है, या ऐसे जाना है, सर कहां से? ए से लेकर कहां तक सर? बी तक। चाहे इस पाथ से जा, इस पाथ से जा, इस पाथ से जा, वर्क डन मान लीजिए W1, W2, W3। ऑब्वियसली W1 किसके बराबर होगा? W2 और W3। याद आया उसका आमद? शाबाश, आया समझे? ठीक है। सो आप ये भी कहोगे ना फिर सर क्या वर्क डन होगा ए से लेकर बी तक उतना ही जितना वर्क डन होगा बी से लेकर ए तक, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। जितना वर्क डन ए से बी तक करोगे उतना ही लगेगा बी से ए तक, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं कहूंगा वर्क डन फ्रॉम ए से लेकर बी तक, ये इधर लाओ, ये बनेगा पॉजिटिव। वर्क डन फ्रॉम बी से लेकर ए तक, इन दोनों का सम कितना आएगा सर? 0। इक्वल एंड अपोजिट है। तो मैं कहूंगा वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, पूरा का पूरा चक्कर जो करोगे वो कितना आएगा सर? तो याद रही सबसे बड़ी आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है किसकी? कंजर्वेटिव फोर्स की, कि क्लोज्ड पाथ में अगर आप जाओगे मतलब कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिर से क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड। पहले जहां थे फिर घूम के चक्कर किया, अल्टीमेटली कहां पे आए? वापस। तो ओवरऑल में जो वर्क डन होगा आपका क्या होगा सर? 0। क्योंकि जितना आपको वर्क डन करना पड़ा इनिशियल से फाइनल तक, वही वर्क डन करना पड़ेगा फाइनल से इनिशियल। बट अपोजिट में तो सम कितना आएगा सर? 0। सब 10 जूल और वापस में -10, तो 10 - 10 कितना हुआ सर? 0 जूल्स। ठीक है। क्या ये वाला? ये वाला? ये मैंने बोला देखिए ये है ना ब्लॉक, सपोज इसको मुझे रेज करना है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कितनी एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी? देखिए फोर्स इस पे लग रहा है mg, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपके पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट है h के बराबर, दैट इज द हाइट। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? फोर्स दैट इज mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, तो mgh करना पड़ेगा ना। अब मुझे बताइए तो नेगेटिव आएगा क्योंकि अपोजिट में आप इधर डिस्प्लेस कर रहे हो, फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। अब मैं इसको स्ट्रेट पाथ से लूँ, अब मैं इसको ऐसे करके ऐसे इधर लूं या कहीं से भी घुमा के लेकिन इसी हाइट पे लाऊं, वर्क डन लगेगा मुझे क्या सर? सेम। ठीक है ना। तो मैं कहूंगा इसकी वजह से वर्क डन करना पड़ा सेम, इस फोर्स की वजह से। व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज दिस? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सा है बताओ? कौन कौन सा आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा? बोलिए। ग्रेविटेशनल, मैं वही कह रहा था, समझा रहा था ना, फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेस आप कहाँ कर रहे हो? ऊपर। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? अपोजिट। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और नीचे से फोर्स लग रहा है तो वर्क डन क्या आता है? नेगेटिव, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे ऐसे फोर्सेस है जो कौन से फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है। वायरस दूसरा हमारे पास फोर्स है वो कौन सा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि आपके पास वहां पे वर्क डन क्या है? डिपेंड ऑन पाथ। आप किस पाथ से जा रहे हो वर्क डन उस पर डिपेंड करता है। तो मैं कहूंगा W1 नहीं होगा बराबर W2, नहीं होगा बराबर W3। डिफरेंट पाथ से डिफरेंट वर्क लगेगा। क्यों? एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, चाहे कोई भी टाइप की फ्रिक्शन हो। क्या मतलब सर? कोई भी टाइप अपोजिशन जो आते हैं, चाहे एयर फ्रिक्शन हो, चाहे ये वाटर में आते, उसको क्या कहते हैं? विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग, कोई भी टाइप की फ्रिक्शन अपोजिशन जो आती है। ठीक है। तो आपके पास या आपके पास आ जाए किस किस के दरमियान? शाबाश, सॉलिड्स में आ जाए, बिटवीन सॉलिड्स। ये लिक्विड में आता है और ये गैसेस में आएगा। गैसेस और लिक्विड में उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है ना। चाहे सॉलिड्स के दरमियान, लिक्विड्स में आ जाए, कहीं पे भी, गैस में भी। फ्रिक्शनल फोर्स डिफरेंट पाथ से क्या होता है सर? डिफरेंट। तो गर ये ना फर्श आ डुवन फश दिवान, अक तरफ छोट वथान असल पे,
ये अपोजिट डायरेक्शन तथ वथान कहें। तो अगर वो दस यपर जो उसमें होते हैं ना हसक जो होता है बनोमुत आसान ये जो ना ये क्या कहते हैं फर्श ये तरफ प्लेन फर्श बेवान असल पे डोन फर्श असल पे दिन उल्टे डायरेक्शन में दिन कहें। तो उल्टी डायरेक्शन में एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि अपोजिशन क्या आती है सर ज़्यादा, इस डायरेक्शन में क्या आती है अपोजिशन आपको क्या आती है कम। तो फ्रिक्शनल फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है, किस पे? डिफरेंट पाथ से जाओगे फ्रिक्शन क्या आएगी डिफरेंट। बह वन इथे कट यपर गस अगर हवा अपरी पकान में मिले अपोजिशन नहीं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा अपोजिशन क्या आएगी सर ज़्यादा। तो वर्क डन कहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, है ना सर। तो आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। तो मैं कहूँगा वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ जीरो होगा? नहीं होगा क्लोज्ड पाथ में जीरो। वह इसलिए क्योंकि डिफरेंट पाथ से आपके पास क्या लगेगा? डिफरेंट वर्क डन लगेगा। ठीक, आई बात समझ? ठीक है, तो ये थी किसकी कहानी? मेरी जुबानी। और क्या क्या था? इट वॉज एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल। और पोटेंशियल कल पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।